मैं बात सुनूंगा लेकिन आपकी सीट पर बैठना पड़ेगा। एक आदमी खड़ा होता है तो बात करें, आपके पास सुनो बात करें। अच्छे बैठना पड़ेगा। ठीक है आपको Tashim रखिए आप, तशरीफ रखिए। हाँ, रामेश्वर सिंह जी, पहले उनकी बात सुनो, उनकी बात सुनो। क्या मतलब है एनसीसी का ऑपरेशन का जवाब भी करके बोलते हो तब आपको क्वेश्चन याद नहीं आते। आज मेरे पे टैग हुआ तो आपको क्वेश्चन याद आप बैठो ना, बैठो, मेहरबानी करके तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। मैं सुनो किसकी बात। आप बैठे, आप नीचे बैठे, आप नीचे बैठे। मैं कहता हूँ तशरीफ रखो ना, तशरीफ रखो। इनकी बात पूरी नहीं होने दूंगा। आप मेरी सेक्रेटरी को शुरू करेंगे क्यों करने को बात रखने नहीं दी जाती। स्पीकर साहब, एक जबरन मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। कल ये अटैक हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। मेरे पे जो अटैक हुआ वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किसने दबाया वो अटैक, वो मुझे जानना है सर। और सिक्योरिटी कौन निश्चित करेगा, किसने सिक्योरिटी निश्चित करनी है। डीजी से रिपोर्ट ली जाए उस केस में, डीजी साहब से रिपोर्ट ली जाए इस केस के बारे में। Please take your seats. Please take your seats. Take your seats, guys. Take your seats. Take your seats. Take your seats. मैं किसकी बात सुनूं? 50 लोग तो इकट्ठे बात कर रहे हैं। आप तशरीफ रखिए मेहरबानी करके। आप सुनिए ना मेरी बात, सुनिए मेरी बात। आप तशरीफ रखिए, आप बैठे, आप बैठे, अपनी जगह बैठे, आप ये भी बैठेगा। आप बैठे हैं, बोलने दो उसको क्या बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर आपको कुछ कहना है क्वेश्चन नंबर के बाद चाहिए, क्वेश्चन नंबर के बाद
क्वेश्चन नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर के बाद मैं टाइम दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर के बाद मैं टाइम दे दूंगा। आफ्टर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर के बाद मैं उनको टाइम दे दूंगा। आफ्टर क्वेश्चन नंबर के बाद कोई कुछ सुनता नहीं है। कोई किसकी बात सुने हम? नॉट पॉसिबल। मैं क्वेश्चन नंबर के बाद उनकी बात सुनूंगा। क्वेश्चन नंबर के बाद आप क्वेश्चन नंबर के बाद now what do you want? What do you want? This is question number. एक ऑनरेबल एमएलए हैं, के खिलाफ जो अटैक किया गया है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। और कठुआ में 3 बेगुनाह लोगों को मारा गया। 3 बेगुनाह लोगों को कठुआ के अंदर मारा गया। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 3 बेगुनाह लोग मारे गए वहाँ पे और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गुलमर्ग में कल जो हुआ है माह रमजान के महीने में, उसकी भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। देखना चाहिए कौन लोग उसमें जिम्मेदार है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा जो ऑनरेबल एमएलए के खिलाफ जो कल हुआ, आगे बात आ गई। आपकी बात आ गई। आपकी बात आ गई। आप तशरीफ रखिए ना, मेहरबानी करके मैं उठाऊंगा, मैं बुलाऊंगा। आप बैठो ना, आप बैठिए।
मेरा 6वां कार्यक्रम ठीक है, आप ना साउंड कर दें, ठीक है। इनकी बात सुनेंगे मगर क्वेश्चन नंबर के बाद आप सुनिए। आप बात सुनेंगे क्वेश्चन नंबर के बाद, इनकी बात सुनेंगे क्वेश्चन नंबर के बाद। मैं कहता हूँ कि बात सुनेंगे, बात सुनेंगे। खामोश रहो ना, खामोश रहो, खामोश रहो। रनिंग कमेटी नहीं चलती है इस तरह से, रनिंग कमेटी नहीं चलेगी इस तरह, हाउस कैसे चलेगा? क्वेश्चन नंबर के बाद फिर बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे। अपनी जगह बैठे, आप अपनी जगह बैठे ना, अपनी जगह, अपनी जगह बैठे। क्वेश्चन नंबर होगा तो उसके बाद बात सुनेंगे, बात सुनेंगे। बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। बैठे, बात सुनिए, मेरी बात को सुनिए। Please, please take your seats. Please take your seats. Take your seats, please. Please take your seats. खुर्शीद साहब कैसे बैठे? कैसे बैठे? आप अपनी जगह बैठे। कैसे बैठे? कैसे बैठे ना? मुझे आपके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगी खुर्शीद साहब। आपको कैसे बैठे मिस्त्री? कैसे बैठे? बैठे अपनी जगह। सवाल है कि दो इश्यूज हैं, दो इश्यूज हैं। बात सुनो, मेरी बात सुनो। दो इश्यूज हैं। एक इशू जो कि इसके बारे में, इसके बारे में हमें एडजॉर्नमेंट मोशन लगाता है और नेशनल स्कूल की तरफ से एक एडजॉर्नमेंट मोशन मेरे पास आया। दूसरा बात है आपको हमारे खबर बता रहे दोनों मामलात में पहले मामला भी है। आप सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। मैं आपकी बात सुनूंगा, उसकी बात भी सुनूंगा। मैंने कहा कि मैं एमएलए साहब की बात जरूर सुनूंगा, वो कैंसर में मिलेगी, मगर आप क्वेश्चन को चलने दे दीजिए। बाकी उसके बाद जो आप बताइए वो बताइए, लेकिन क्वेश्चन को चलने दीजिए। शोर करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात सुनूंगा, मेरी बात सुनो। आप सुनोगे उधर से नहीं चलती, इस तरह से नहीं चलेगा। उधर से भी बात है, इधर से भी बात है। आप सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनिए, सुनिए मेरी बात। आप मेरी बात सुनो। सवाल यह है कि दोनों मामलों के बारे में, एक तो एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके रिऑर्गनाइजेशन एक्ट है उसके सेक्शन 32 बिल्कुल क्लियर है। निजामुद्दीन साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, ग्रेजुएट हैं। ना मेरी बात सुनो ना, पहले सुनो ना मेरी बात मुझे करने दो, उसके बाद आपको कुछ कहना होगा बैग में कर सकती हूँ। मेरी बात पूरी तरह से सुनो, मेरी बात पूरी तरह सुनो।
अच्छा, उसके अंदर लिखा गया है, उसमें लिखा गया है कि जो मैटर्स पर्टेन करते हैं लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को, वो इस में डिस्कस नहीं। ये जैसे आप देखो ना, जो सुनो मेरी बात, बट डिबेट कोई अलाउड नहीं है, परमिसिबल नहीं है। एक बात, ये मेरी रूलिंग है, मैं तो कह रहा हूँ, जब तक आप सुनिए मेरी बात, सुनिए ना मेरी बात, मेहरबानी करके सुनिए मेरी बात। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट उसके सिलसिले में इंपॉर्टेंट है मसूदी साहब, दूसरा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि जिसके बारे में कोई भी ये बताना चाहती है, हमारे रूल जो है, हमारा रूल जो 59 है, रूल 59 किसी सुनो मेरी बात, आप उधर से मत बोलो, मेरी बात को ही सुनो, मेरी बात को ही सुनो। उसके बारे में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने प्रॉम्प्टली इंक्वायरी शुरू की। तो इंक्वायरी जब दोनों मामला शुरू की, आपके अपने रूल्स हो गए, मतलब रूल 59 उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जहां पर इंक्वायरी किसी मामले में शुरू की है, उसको हाउस में डिबेट पर नहीं ला सकते, वापस नहीं कर सकते। कहा मामला है मेरे साथ, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, दिस इज माय सुनो मेरी बात। उसके बाद उनका हम उसकी मजम्मत करते हैं, सब उसकी मजम्मत करते हैं, उसकी तहकीकात होनी चाहिए, जरूर होगी। जो इनको बात करनी है, अब सुनिए मेरी बात, जो इनको बात करनी है मैं इसके बाद में सुनूंगा, उसके बाद इनकी बात में सुनूंगा। वो तो कह दिया आपने, हम कहते हैं आप ऐसे रखें, मेहरबानी करके। नाउ मिस पहलवान सवाल पूछे आप, फिर इसके इंचार्ज में Sir, AQ number 988. उसकी बाहर नहीं आने दी। आवाज बहुत Morning counseling as hospital. Our additional construction continuing to existing IT work of so we all trauma cases are being handled by emergency room of the hospital customer by hospitals, doctors, these sessions also anesthetic and physicians nearest to details of sexual posts of medical officer, district hospital customer, sexual imposition, considering the 70s in position 11, bracket 6, medical officer 22 in position bracket 14, medical surgeon in position 2, bracket 0. Vacancies that offer total retirement promotion will be offered to recruiting agencies on the recruitment of security facilities for ensuring maximum official staff and for section trade. With reference to vacant posts of medical officer
beauty of Jammu and Kashmir. Besides 188 number of post medical officer, it will be restored to Jammu and Kashmir as the Public Service Commission. Upon receiving the selection, the selected doctor will be posted at the health institution experiencing drug shortage. सर आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ऑपरेटर है तो 100 कंस्ट्रक्शन है फिर वही हो रहा है। सर मैम ने जो आंसर दिया है कि 100 बेड हॉस्पिटल जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इस बार को 2008 में मिला तो ये कंस्ट्रक्शन कब तक कंप्लीट होगी और हॉस्पिटल कब तक ऑपरेशनल सिटी पार्क में इन 100 बेड हॉस्पिटल जो है बहुत पहले जो है अप्रूव हुआ है कंस्ट्रक्शन की शुरू हुआ है लेकिन उसमें से सिर्फ 100 बेड जो है वो अभी तक कंप्लीट हुआ है फंक्शनल है जो मैंने अपने सवाल के जवाब में बता दिया आपको ऑनरेबल मेंबर ने बात की है कि 100 बेड जो और है शिफ्ट करना है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो कब तक कंप्लीट होगा मैं इंशाल्लाह इनको यकीन दिलाना चाहूंगी कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उस 100 बेड को भी कंप्लीट करके ताकि वहाँ पे जो पेशेंट सही से मिल पाए और लोगों के जो प्रॉब्लम मैम कोई टाइम फ्रेम बताएंगे क्या कोई कल से कल कोशिश मैम 2008 में हम आज पहुंचे तो अब कब तक कंप्लीट होगा as early as possible. लेकिन वहाँ पे कंसल्टेंट्स की वैकेंसी है इस टाइम पे 6 कंसल्टेंट मेडिकल ऑफिसर 14 इमरजेंसी आती है तो वहाँ जो स्टाफ है वो कंप्लीट ही नहीं कर पाएगा उनको तो मैम से इसकी क्या आंसर है सर मैंने बताया लेकिन इनको मैं मैं एक है उसमें फार्मेसी वो एक पेशेंट है एक इसी तरह उसमें 9 जो है सेक्शन है उसमें 8 फंक्शनल है एक की जो है वैकेंट है लेकिन उसके बावजूद कमी है डॉक्टर्स हमने ऑलरेडी 300 डॉक्टर्स आए हैं हमें अपॉइंट हुए हैं हमने कोशिश की बात में एरिया में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमी को डॉक्टर्स इस कमी को पूरा किया जा सके लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगी इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया है इसी वजह से वो जो है पैकेज है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अभी नए मैंने अपने जवाब में नंबर में पढ़ा होगा अभी कुछ नए और डॉक्टर्स आने वाले हैं मैं समझती हूँ बहुत सेंसिटिव एरिया है क्योंकि कभी कभार
से आगे 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 एक नंबर आपने बोलना क्या है whether it's not that market number question number on speaker sir reply to AQ number 73 Tupaiya Pinjora Road and the communication of Tupaiya to other road is approved under PMGS incentive fund 2024-2025 and their allotment has been issued in October 2024. The work was started and 3.5 to be completed before winter. As and when weather improves, the work will be Tupaiya to Kingdom 9 kilometers maintained by people as part of NH-444. The road status is intermediate land with BT Center, Kingdom, Karandora and Karandora, Mahatma, Vipola, Yatpura road were taken up and completed under Nawab RIDF 26 in the year 2021-22. Both the roads are in good condition and also in clear. Telangana, Aditya, Nahan road was taken up under Nawab RIDF 27 and completed in the year 2022. The road is in good condition and also in clear. Rohan, but Bojan road was constructed in the PMGS and is in good condition. Union Board on the road was laid in 2021-22. Sir, मैंने जवाब है चुनाव है मैं आप फोटोग्राफ से वीडियो एक रोड जो हमारे का है 25 साल से चल रहा है क्या तो बाकी रोड से इसको चल रहा है नहीं कंसर्ट बात इसमें ये जो वादा है इसमें ये है कि हाँ पहले इसमें एक ही जगह मैक्सिमाइज हुआ था लेकिन पूरे रोड में तो मेरी गुजारिश है कंसर्ट में आपसे ये खतरा हमें ग्राउंड देखना है ग्राउंड क्या मिशन है रोड बने कि नहीं बने तो इसीलिए हमें एक क्वेश्चन यहाँ किए थे लेकिन चूंकि गवाह आ रहा है सब कुछ ठीक है सब रोड ठीक है तो फिर हमें एक क्वेश्चन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती तो मैं गुजारिश करता हूँ अपने कंसर्न के हिसाब से जो देखें उनको जो गवाह आते हैं उन्हें कंसर्न ज्यादा तो इसलिए मेरी गुजारिश है जो रोड कमियां हैं आपने मौका दिया सर मिनिस्टर साहब ने अपने रिप्लाई में जो रोड की इस रोड की हालत में सारे मिनिस्टर साहब खुद से चले और सर जो से कहा कि ये साइकिल मिनिस्टर साहब ने इसकी मीटिंग की है पर ये साइकिल को वापस किया और आरएनडी को दिया गया है जिसमें एक दिया मैं इसका मिनिस्टर साहब से इसका जो है साइड ये जगह देने जगह की तरफ ही होगा बाजा नहीं होगा वो तो पता नहीं और स्पीकर साहब जहाँ तक काला के भैया मैंने खुद वहाँ गया था कुछ रोडों पे मैंने देखे भी हैं अगर ये कहते हैं वहाँ कुछ है तो मैं ये दोनों ऑनरेबल मेंबर मेरे चैम्बर में आ जाएं और इसको हम एग्जामिन करा लेंगे अगर क्योंकि अब तो मौसम खराब था बर्फ पड़ी थी अब मौसम साफ हो रहा है अब जैसे ही साफ होता है तो जो बाकी कुछ रहता है तो उसको कर लेंगे लेकिन आप मुझे बता दीजिएगा मेरे से आके बता दीजिए मैं उसके बाद कंसर्निंग डिपार्टमेंट को कह दूँ
नहीं इनका सवाल है। नहीं ये पर्टिकुलर रोड का है सही बनाती उसका पीरियड होता है 5 साल के बाद वो रोड ये कहा जाता है कि पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर इसको कर दिया जाएगा, लेकिन वो हैंड ओवर नहीं किया जाता। तो तमाम रोड की यही ना उनके लिए पैसा है कि उसको रिपेयर किया जाए। इसलिए मेरी ये गुजारिश है मिनिस्टर साहब से कि इसमें कोई डिसीजन ले लो कि आप पीएम की रोड जो है वो आरएडबी को ट्रांसफर तो कब की जाए। डॉक्टर सज्जन शेट्टी साहब, मिनिस्टर इन चार्ज टूरिज्म। AQ number 1160. At present, there is no such proposal under consideration in the department. However, the feasibility of establishing a zipline or cable car project in the area shall be assessed by the department. Part B, the development of these locations shall be taken up in future subject to the feasibility from the tourism standpoint and availability of resources. Part C, yes sir, Bijham and Limber Waterfall, Limber Wildlife Sanctuary are well known for adventure tourism. The steps taken so far by the department for holistic development in the area are as under. 1. Department of Tourism doesn't directly operate paragliding. Activity is operated on commercial lines by private adventure tourism operators. However, the department conducts capacity building programs for people who intend to become trainers and also registers and issues permission for paragliding as and when some eligible agency applies for the same. The said permission is issued only after carrying out the feasibility survey of the area. 2. Tourism Department does not possess land for setting up of camping colonies at reservoir area of Gantmula on the banks of River Jhelum. However, the department issues permissions for setting up of camping colonies in the said area, as and when some eligible agency applies for the same. 3. No residential huts have been constructed in these areas, and there is no such proposal under consideration presently. However, the Tourism Department has already created the below mentioned assets for the facilitation of tourists, visitors en route Baramulla to Islamabad, Uri. A. Development of Khadinyar Park. B. Tourist cafeteria and TIC at Bonyar. C. Tourist cafeteria at Islamabad, Uri. D. TRC at Islamabad, Uri. E. Reconstruction of gutted cafeteria at Eco Park, Khadinyar. D. At present, there is no such proposal under consideration with the department. However, the construction and development of the trekking routes shall be taken up in future subject to feasibility from the tourism perspective and availability of funds. Honorable Speaker साहब, पूरी एक बॉर्डर एरिया है और जैसे हम स्टेटगढ़ को डेवलप करना चाहते हैं, हमने देखा है कि बाकी जगहों पर भी बॉर्डर टूरिज्म को काफी फरोग दिया गया है। मैं चाहता हूं कि हमारे बॉर्डर टूरिज्म को जो है वो फरोग दिया जाए, ताकि जिन हालातों से हम गुजरते हैं और जो हालात हमने देखे हैं पिछले 30 साल से बॉर्डर के लोगों ने, इसको एक डेवलप किया जाए। जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि हमारे पास लैंड अवेलेबल नहीं है। जनाब, वहाँ काफी शामलात की लैंड है, गैर मुमकिन लैंड है। अगर उस लैंड को लिया जाए, मैं आपके माध्यम से, आज चीफ मिनिस्टर साहब का जन्मदिन भी है, मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूं कि आज बॉर्डर टूरिज्म का जो है ये ऐलान करेंगे ऑन द लार्ज स्केल के उड़ी को एक बॉर्डर टूरिज्म, इको टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म, तीनों टूरिज्म वहां पे हो सकते हैं। वहां बाबा फरीद है, बाबा रंगी इमाम है, बाबा काजीनाग है और उसके साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हमारी लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और हमारी काजीनाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जहां मारखोर पाया जाता है। ये रेयर स्पीसीज है जो सिर्फ और सिर्फ उड़ी में देखा गया है, डेवलप किया जाए। आपकी सजेशन आ गई। ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक और बात जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वहां पे हमारे पास फैसिलिटीज मौजूद हैं, TRC इस्लामाबाद और कैफेटेरिया जो है इस्लामाबाद में है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब ट्रांस बॉर्डर यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हुआ, जो हमारा TRC इस्लामाबाद था उसको इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को दिया गया और वहां से ट्रेड स्टार्ट हुआ। कई सालों से ट्रेड बंद है। मैं आपके माध्यम से जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से भी कहना चाहता हूं और जनाब इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं, जब तक ट्रेड नहीं चलता है
वो हमारा वो टीआरसी इस्लामाबाद कैफेटेरिया भी बंद है और वहां पे जो बिल्डिंग्स बनाई गई है वो भी डिफंक्ट है। क्यों ना उनको हम टूरिज्म के मैप पे लाएं, क्यों ना हम टूरिज्म को दें, क्यों ना हम उसको सबलेट करें। और तीसरी बात जनाब, उस वक्त 2014 में 15 में बड़ी शान और शौकत के साथ टीआरसी की वहां पे इनाग्रेशन की गई थी, फाउंडेशन स्टोन डाला गया था, लेकिन उसकी बुनियाद के बाद, उसकी फाउंडेशन के बाद आज तक उस टीआरसी इस्लामाबाद को कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। तो मैं जनाब आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से कहता हूं कि इसको, इन दोनों चीजों को जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का है उसको हैंड ओवर किया जाए वापस, ताकि हम बॉर्डर टूरिज्म को फरोग दे सकें। चलिए तशरीफ जी, आपकी सजेशन। दिए जाते लिए जाते हैं, लेकिन चलिए अब मैं ऑनरेबल एमएलए साहब के सवाल का शुक्रगुजार हूँ। ये सही है कि इलाके में बॉर्डर टूरिज्म के लिहाज से पोटेंशियल है, और खुशकिस्मती ये है कि एलओसी और बॉर्डर पे सीज फायर मेंटेन होने के बाद ये इलाके अब आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म के लिए खुल गए हैं। मैंने पिछले दिनों सवाल के हवाले से केरन, मत्स्यल, करना, गुरेज की बात की थी, आज उड़ी के हवाले से बात करूंगा। और ये सही है कि हमने ये पाया है कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों का, टूरिस्टों का उड़ी जाने का जो है एक मन बन रहा है। वो वहां पे जाके अमन सेतु जो पुल है वो देखना चाहते हैं, उसके सामने अपनी तस्वीरें खिंचवाना चाहते हैं, और हमारी कोशिश रहेगी कि इस चीज को और बढ़ावा दिया जाए, और वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करना होगा हम करेंगे। जो ऑनरेबल एमएलए साहब की तरफ से उन्होंने काफी चीजों पे मशवरा पेश किया, उन सब पे हम गौर कर लेंगे। चलो थैंक यू। गुलाम दिलमीर साहब। मिनिस्टर इंचार्ज हेल्थ। The department is regularly improving public service delivery to strengthen infrastructure, human resources, equipment and services, etc. in health institutions and provisioning the resource from time to time to bridge the critical gaps. Several healthcare facilities are catering to the healthcare needs of Rajpura constituency. A total of 34 health facilities, of which 31 have been upgraded Ayushman AMS to provide improved packages of services. The CIC Rajpura, which is proximately to district hospital Pulwama, 11 kilometer, is already catering to secondary level healthcare services to the residents of the area. The CIC has sanctioned strength of 0 specialists, 12 medical officers, 54 paramedical staff. The upcoming tertiary care facility AIIMS Avantipura, Kashmir, is also strategically located at a distance of 25 kilometers. So it cannot be said that the health facilities in Rajpura constituency have not been upgraded to the next level in so many years. B. As of now, Jammu and Kashmir is working on consolidation of existing health facilities, as around 4,000 health institutions, various levels, primary, secondary, tertiary, existed. Jammu and Kashmir is among the top numbers amongst lowest states obligates with population more than 1 crore in health institution density in the country. The calculations worked as per report published in 2023 by MOHFW. Government of India indicates that the Jammu and Kashmir has health institutions on every 3,500 souls against an average 6,000 souls at national level. Moreover, the feasibility of her upgradation new are examined in terms of IPHC 2022 norms. सवाल पूछते हैं सर, चूंकि राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप ले लेंगे, ये एक तरफ से नेशनल हाईवे से शुरू होती है और आपकी यहाँ जो दूसरा साइड है उसका आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी ऊपर है। 2-3 जगहों पर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल होने का मतलब ये नहीं कि सारी राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में। मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि जो हमने इंतखाबी मुहिम में भी वादे किए और 7 साल से चूंकि कोई अपग्रेडेशन प्रोग्राम यहाँ हुआ ही नहीं है, कोई हेल्थ सेंटर अपग्रेड नहीं हुआ है पिछले 7 साल से,
मेरा सिंपल सवाल है, क्या गवर्नमेंट के पास ये प्लान है कि आप, क्योंकि लोगों की इसकी आशाएं बंधी हुई है इस हुकूमत के साथ और चाहते भी कि उनकी जो हालत फैसिलिटी जो अपग्रेड होनी चाहिए, क्या उनके पास कोई प्लान है, कंसंट्रेशन में है कि हम जो हेल्थ जो PHCs है या सब सेंटर है उसको अपग्रेड करने के लिए कोई प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम के मतलब सोच रही है गवर्नमेंट? सर, ऑनरेबल मेंबर ने अगर पढ़ा होगा, मैंने पहले ही कहा है जवाब में कि अपग्रेडेशन अभी गवर्नमेंट के पास प्रपोजल नहीं है। और जहां तक इनका खदशा है कि कम है जो एग्जिस्टिंग इस वक्त है वहां पे, चाहे वो PHC हो, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, चाहे वो न्यू टाइप PHCs हो, इसमें भी मैंने कह दिया है इनको कि ऑलरेडी जो है एक डिस्पेंसरी या एक PHC या एक सब डिस्ट्रिक्ट खोलने का जो नॉर्म्स है इंडियन पॉपुलेशन हेल्थ सर्वे के मुताबिक, वो मैंने इनको इसमें क्लियरिटी बता दी। लेकिन ये सही बात है कि इनका कंसर्न है कि एक ऑनरेबल MLA है, लोगों ने चुन के भेजा है, इनकी डिमांड्स हैं वहां पे। लेकिन अभी आप खुद सर जानते हैं कि कितनी सारी दिक्कतें हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। कहीं पे हॉस्पिटल अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, डॉक्टर्स की बहुत कमी है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे वैकेंसीज है। अभी हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इस पर कंसंट्रेट कर रहा है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाए और जो वैकेंसीज डॉक्टर्स की है, चाहे वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, चाहे वो CMOs हो, चाहे वो BMOs हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, उसकी बहुत ज्यादा कमी है। पहले इस वक्त हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इसी चीज में लगा हुआ है ताकि इन कमियों को पूरा किया जाए और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर बना पाए। जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बजट में भी सबसे ज्यादा अहमियत जो है, सबसे ज्यादा फंड जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को किए हैं ताकि MRI लग सके, बाकी जो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एक हॉस्पिटल में वो हो सके। और ये ना हो कि सिर्फ बोर्ड लग जाए और रिबन कट जाए, बाकी अंदर जो है ना डॉक्टर्स हो, ना इक्विपमेंट हो, ना बाकी चीजें हो, तो उससे मेन मकसद जो है पेशेंट केयर हमारा वो पूरा नहीं हो पाता। इसलिए मेहरबानी करके मैं ऑनरेबल मेंबर्स से गुजारिश करूंगी अभी अपग्रेडेशन पे थोड़ा ध्यान न दे, रुक जाए। अभी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स की वैकेंसी, उनको अभी पूरा किया जाए, उसके बाद इस पे भी जरूर सोचेंगे। शुक्रिया सर मेरी सप्लीमेंट्री में सर, चूंकि मावरा दी हेल्थ इज गलत और चूंकि माशी और समाज की तरक्की के लिए जरूरी है कि सेहतमंद समाज पे अभी जरूरी है। अगर किसी जगह हमने हेल्थ फैसिलिटीज दी है, लेकिन देखना है कि अगर पुलवामा में हमने अवेलेबल रखी है, राजपुर में हमने रखी है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज है जहां किलोमीटर पर भी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वहां क्या हम उनको हम छोड़ेंगे? उन लोगों को जो वहां आबादी है, चाहे लाखों हजारों में वो आबादी है, उनको क्या कोई हेल्थ फैसिलिटी देने के लिए गवर्नमेंट सोच रही है? जवाब तो इनकी तरफ से आया। ये कहते हैं कि जो फैसिलिटीज पहले ही अवेलेबल हैं उनको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। किसी जगह स्टाफ नहीं है, किसी जगह दूसरी फैसिलिटी नहीं है, फर्स्ट प्रायोरिटी वो है। उसके बाद ये नहीं कहते कि हमने चैप्टर क्लोज किया, हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, उसका इनकार उन्होंने किया नहीं। उन्हें कहा लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। जावेद हसन बेग साहब, बस बनाना इसके साथ नहीं, इसके सवाल क्या है? सवाल पूछे। व्हाट इज योर क्वेश्चन? चलिए वो दूसरा इलाका है ना, दूसरा इलाका, उसका जवाब इनके पास नहीं। चलिए कोई बात, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। ये सवाल है अलग, ये अलग सवाल है। इसके साथ क्या है बताइए?
ये रूल कोर्ट मेरे हाथ में ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आप कहाँ प्रेसिडेंट कर रहे हैं? क्या क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बताइए। अच्छा तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए आप, वही मैं आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। आप तो वक्त जाया कर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हो, वक्त जाया कर रहे हो। दूसरा सवाल आएगा, तशरीफ रखिए डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब तशरीफ रखिए। जावेद साहब पूछे सवाल। सर AQ नंबर 566। मिनिस्टर इन चार्ज स्कूल एजुकेशन। Sir, AQ number 566. Sir, location A, high, middle and primary schools in educational zone Baramulla, Fatehgarh, Singhpura, Kalan and Charusa is enclosed at Annexure A. Sir, B, institution-wise enrollment figures in each class indicating the ratio of boys and girls as per UDI's code 23 to 24 is enclosed at Annexure B. Sir, C, yes, 3 posts of principals, 5 posts of headmasters are lying vacant in Baramulla constituency as per the details at Annexure C. Sir, D, the school-wise infrastructure details of educational zone Baramulla, Fatehgarh, Singhpura, Kalan and Charusa of Baramulla constituency are enclosed at Annexure D. E, so the details of condemned buildings of education zones of Baramulla constituency are enclosed at Annexure E and F. The construction of new buildings for abandoned ones and completion of incomplete buildings are being proposed under Samagra Shiksha UT Capex District Capex. F, the process of rationalization of teaching staff in district Baramulla, like other districts, has been initiated and is expected to be take very soon. About 90 lower rank teaching, non-teaching staff has been promoted to the next higher levels by the DPCs in district Baramulla during last 2 years. बस पूछिए। ऑनरेबल मिनिस्टर साहबा का शुक्रगुजार हूँ कि जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो मेरे पास आ गई है। ये चंदूसा है। बहरहाल बाहर में इन जो 8 जगह हैं इनमें से 3 हायर सेकेंडरियां हैं जहां पर हेड टीचर नहीं है और 5 हाई स्कूल्स हैं जहां हेड टीचर नहीं है। मैं एक को कोट करूंगा, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला, ये प्राइम इंस्टीट्यूशन है बारामूला का, और यहाँ इस वक्त रोल 1004 है जो इन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, और ये प्रिंसिपल के बगैर है। तो मैं 2 क्विक पॉइंट्स, नंबर 1 ये कि जो ये हेडलेस स्कूल इंस्टीट्यूशंस हैं, हायर सेकेंडरीज या हाई स्कूल, मैं तादबन ये गुजारिश करूंगा कि कब तक यहाँ पर आप हेड टीचर्स या प्रिंसिपल्स को भेजेंगे। एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है रेशनलाइजेशन का। तो रेशनलाइजेशन के हवाले से जो इन्होंने फरमाया है, मैं बिल्कुल उसको मानता हूँ कि वो प्रोसेस में है, लेकिन उसमें गुजारिश ये है कि क्या उस वक्त ये सब्जेक्ट वाइज कंसिडर करेंगे कि जब रेशनलाइजेशन होगी उस वक्त ये सब्जेक्ट वाइज कंसिडर करेंगे कि किस इंस्टीट्यूशंस में किस सब्जेक्ट के टीचर्स की जरूरत है, उसी हिसाब से वहां भेजेंगे, और ये प्रोसेस कब तक होगा, इन 2 में मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहबा का रिस्पांस चाहूंगा। थैंक यू सर। सर, ऑनरेबल मेंबर ने जो यहाँ पे, वैसे हमने तो डिटेल में जवाब दिया था, लेकिन कुछ और स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में इन्होंने कहा है। मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूँ जो अभी हेडमास्टर्स की बात इन्होंने की वो अंडर प्रोसेस है, बहुत जल्द जो है उस प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे, और जो इनके पास वैकेंसीज वहाँ पे है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके अलावा इन्होंने रैशनलाइजेशन की बात की है। रैशनलाइजेशन का स्टेप जो है वो पहले ही डिपार्टमेंट ने उठाया जब
हमने सरकार जब हम आए सरकार में उसी वक्त डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि रैशनलाइजेशन जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स, मास्टर्स, प्रिंसिपल्स जो है उनको अटैच रखा गया है, स्कूल खाली पड़े थे। लेकिन हमने एक ऑर्डर निकाला कि अटैचमेंट जो है वो बंद होनी चाहिए और जहाँ पे 10 टीचर की जरूरत है वहां पे 50 रखे गए। उसको हमने रैशनलाइजेशन की जो है वो स्टार्ट हमने किया हुआ है। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहूंगी बहुत जल्द जो है रैशनलाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं, वो हो जाएगा। और बहुत कमियां हैं, अभी बहुत वैकेंसीज है। कुछ हद तक हमने काफी किया है प्रिंसिपल्स के बारे में या बाकी टीचर्स के बारे में, अब हेडमास्टर्स के बारे में भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और इंशाल्लाह मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जो ये वैकेंसीज है बहुत जल्द फिल होंगी और इनको जो वहाँ पे कमियां हैं वो कमियां हम दूर करने की कोशिश। जी श्यामलाल शर्मा जी, मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। सर मैं इससे को बड़ा हुआ तसव्वुर करता हूँ, बना हुआ तस्वीर करिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पूछे क्वेश्चन था और समय नहीं है। ये मेरा सवाल था कि 2013 और 14 में एक प्रपोजल मूव हुआ था जो जम्मू शहर में पीने के पानी का जो डेफिसिट है और मुझे लगता है वो 50 लाख गैलन से ज्यादा है। तो एक उस समय एजेंसी ईरा के थ्रू 200 क्यूसेक पानी जो है वो चनाब से हमने लाना था, लेकिन वो प्रपोजल टर्न डाउन हो गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक में। और यहाँ जवाब में ये बताया गया है कि 2022 में इसको दोबारा रिविजिट किया गया। तो मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये बात की थी। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से रिस्पांस आना चाहिए कि ये जो डेप्थ है, ये जो गैप है पीने के पानी का और आबादी बढ़ रही है, मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल सीएम साहब हाउस में मौजूद है और वो भी पर्टिकुलर है, क्योंकि ये 2013 और 14 में उस समय हमने ये प्रोजेक्ट जो ड्रीम प्रोजेक्ट था चनाब से लाने का, ये इसको हमने अमली शक्ल दी थी, लेकिन परकुलेट नहीं हुआ जमीन पे। तो मैं चाहूंगा कि इसमें सरकार क्या करने जा रही है। यू प्लीज शट अप योर माउथ। ये जिस चीज का पता नहीं हो, यू शट अप योर माउथ। इसके लिए हमने ऑलरेडी उसमें बता दिया है, जवाब में बता दिया है कि ऑलरेडी हमने इसमें एक प्रपोजल जो है 2013-14 में हमने एक प्रपोजल बनाया था जो बाद में प्रपोजल अप्रूव नहीं हो पाया। दोबारा एक प्रपोजल मूव किया है और ये प्रॉब्लम देखते हुए क्योंकि जम्मू शहर जो है और ये जो गिरदोरवा का एरिया है इसमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है, ये बात सही है। ऑनरेबल एमएलए साहब ने बताया है और ये जो जम्मू शहर की डिमांड है उसके मुताबिक पानी यहाँ नहीं आ रहा है। हम कोशिश करेंगे सर, हम कोशिश करेंगे जो ये जो प्रोजेक्ट बनाया है इसको अप्रूव कराएं और ये जो प्रॉब्लम था जम्मू शहर की ये दूर हो सके। क्वेश्चन नंबर इज ओवर। हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते थे? शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मुझे जो बात रखनी है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। इसके बाद यहाँ मैं पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर उठ के एक बात करना चाहता हूँ। भाई साहब 2 मिनट के लिए मुझे अपनी बात रखनी दीजिए, उसके बाद आप जो बोलोगे वो हम सुन लेंगे। खैर ना बात करो जल्दी। मुझे यहाँ पे लोगों ने चुन के भेजा है, जैसे उनको भेजा है वैसे मुझे भी भेजा। कोई सियासी कारवां कभी नहीं रहा, ना मैं कभी सियासत में रहा हूँ। संसद यहाँ पे असेंबली में आया हूँ, नया हूँ, हो सकता है बड़ी बार मेरे से कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन कुछ बोलूंगा तो ही पता चलेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। करेक्ट करने के लिए मेरे भाई भी बैठे हैं और यहाँ पे भी बैठे हैं। एक चीज सर मैं आज पूरे हाउस से पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे जितने इंसिडेंट हुए क्या मैंने उसके मसले यहाँ पे नहीं उठाए?
अगर मैंने मक्खन तेल का मसला उठाया तो हमारे बिलावर में जो हत्याएं हुई मैंने उनका मसला भी उठाया। हमारे वहां 5 जवान शहीद हुए, उसके चर्चा भी मैंने यहाँ पे की। हमारे बसोली में एक नौजवान बच्चे की डेथ हुई, मैंने उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की। और मैंने इस हाउस में बोला है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की यहाँ पे नाकामी रही है। हाउस में कोई भी एक आदमी बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने इस मुद्दों पे बात नहीं की, एक बार बोल दे। जिन लोगों की डेथ हुई है वो मेरे रिलेटिव है सर। मेरी उनके साथ कंटिन्यूसली जब से वो बात हुई है, जब से वो किडनैप हुए हैं, जब से वो गुम हुए हैं, तब से मेरी कंटिन्यूसली उसके साथ बात होती रही। एसएसपी साहब के साथ मेरी बात होती रही, एसएचओ साहब के साथ मेरी बात होती रही। एक पहले दिन जिस दिन मैंने मुद्दा उठाना था उस दिन हमारे बड़े भाई साहब बिलावर से जो एमएलए हैं उन्होंने उठाया। मैं समर्थन करता हूं उनका, मैं शुक्रगुजार हूं उन्होंने उठाया। बाहर जाके मीडिया में जब ये बात हुई मैंने उनका भी नाम लिया कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी डेथ हुई, असेंबली से जाने के बाद मुझे पता चला कि उनकी डेथ हुई है। मुझे उनके घर से कॉल आती है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि हम डेड बॉडी लेके बिलावर हॉस्पिटल आ रहे हैं, बिलावर चले जाइए। मुझे अगर वहां दंगा फसाद करना होता तो शायद मैं अपने साथ 4-5 गाड़ियां लेके जाता, बहुत लोगों के लेके जाता, लेकिन मैं अकेला गया था। स्पीकर साहब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्पीकर साहब मैं आपको एड्रेस कर रहा हूँ। स्पीकर साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को सुने। स्पीकर साहब उसके बाद मैं बिलावर गया, मैं हॉस्पिटल में खड़ा था वहां पे। इतनी देर में कुछ लोग आते हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहता वो किसने भेजे, क्यों आए, किस पार्टी से, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पुलिस इंक्वायरी करेगा वो कौन है। क्या मुझे उन लोगों से मिलने का अधिकार नहीं था? वो मेरे रिलेटिव नहीं भी होते तो भी क्या मैं वहां नहीं जा सकता था? और वहां पे बोला जाता है तुम बिलावर नहीं आ सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या इस चीज के लिए अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी जान दी थी कि हम अपने ही इलाके में अपने इलाके से नहीं मिल सके? उन्होंने जम्मू कश्मीर को अगर भारत के साथ मिलाया तो क्या बिलावर के साथ बनी नहीं मिल सकता? बनी के लोग बिलावर में नहीं जा सकते? बिलावर हॉस्पिटल मेरी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावर के साथ जुड़ी है और बिलावर हॉस्पिटल के साथ जुड़ी है। अगर बिलावर वहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बिलावर में आते हैं हॉस्पिटल में तो मैं उनका पता करने नहीं जाऊं कि वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वो लोग आके मेरे पे हमला करते हैं। मैं हाउस से पूछना चाहता हूं, मैं अपने अपोजिशन वाले जितने मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पूछना चाहता हूँ क्या वो हमला मेरे पे सही हुआ? अगर आप बोलते हो सही हुआ तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं अभी बैठ जाऊंगा। मैं चाहूंगा कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, ठीक है, मैं मान लूंगा मेरे पे जो हमला हुआ वो सही। एक भी आदमी बोल दे कि वो मेरे पे सही है, लेकिन फिर उसके बाद यही लोग जब श्रीनगर जाएंगे इनके ऊपर हमला होगा तो फिर ये भी एक्सेप्ट करेंगे इनके ऊपर जो हमला हुआ वो भी सही, फिर ये भी कड़ी निंदा ना करें उस हमले। फिर उसके बाद अगर इनके ऊपर हमला होगा, अगर इनके ऊपर हमला होगा तो सर हम भी उसकी निंदा करेंगे, हम भी उसकी निंदा करेंगे, मैं भी उसकी निंदा करूंगा कि इनके ऊपर जो हमला हुआ, किसी के ऊपर भी जो हमला हुआ वो गलत हुआ। क्या मेरे ऊपर जो हमला हुआ वो सही था? मैं जानना चाहता हूं जो मेरे पे हमला हुआ वो सही था। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि डीजी साहब ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। और हमारा जो पहाड़ी इलाका, सर मेरी बात सुनिए, इनकी बात पक्का सुनिएगा, इनकी बात मैं चाहता हूँ ये सुनी जाए। ये उस बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी से है, इनकी बात मेरे बात सुनने का मौका दिया जाए। मैं चाहता हूँ इनकी बात सुनी जाए, ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। मैंने यहाँ पे हर बार ये मुद्दा उठाया कि हमारे पहाड़ी इलाकों में सिक्योरिटी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, लेकिन मेरे ऊपर सवाल उठाया गया कि जनाब ये सिक्योरिटी के ऊपर आवाज उठाता है, ये देशद्रोही है। आज जितने लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिक्योरिटी के ऊपर निशान उठा रहे हैं। जब मैंने वो मसला हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी का तो मैंने सिक्योरिटी के ऊपर और एसएचओ के ऊपर सवाल उठाए तो मुझे बोला गया ये देशद्रोही है। लेकिन आज वही लोग खुद मान रहे हैं कि एसपी जो एडिशनल एसपी सिक्योरिटी, एसएचओ मल्हार, उनका नाम लेके पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि वो सही बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रहा था, लेकिन आज तक मेरी सुनी नहीं गई। शायद मैं एमसी में हूं इसीलिए मेरी बात को इग्नोर करके मुझे देशद्रोही बोलने की कोशिश की गई। भाई साहब मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आप जो मर्जी बोलिएगा। मैं एमसी को सपोर्ट करता हूं इसीलिए, क्या मैं एमसी को सपोर्ट करता हूं इसीलिए। और उसके बाद सर मेरी बात सुनिए, ये पहाड़ी क्षेत्र जितना है, ये पहाड़ी क्षेत्र जितना है, मैं बार बार बोलता आया हूं, वहां पे लोगों को डेलिबरेटली, वहां पे लोगों को डेलिबरेटली जो है वो तंग किया जाता है। वहां लोगों को डेलिबरेटली पुलिस डिपार्टमेंट जो है और जिन्होंने इनके नाम लिए हुए हैं
वो डेलिबरेटली उनको पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, 5-5 दिन रखते हैं, उनके मोबाइल जब्त कर लेते हैं। मैं आपको स्पीकर साहब, मैं आपको हिंदुओं की ऐसी लिस्ट दूंगा जहाँ हजारों हिंदू टॉर्चर किए गए हैं, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी टॉर्चर हुए हैं वहाँ पे। ये सिक्योरिटी का एक मसला है सर। जो डेथ हुई है वहाँ पे वो मेरे रिलेटिव थे, मेरे को वहाँ जाने से रोका गया, जो मेरे पे हमला हुआ। मैं चाहता हूँ डीजी उस पर कार्रवाई करे। और अभी गर्मियों का टाइम आने वाला है सर, हमारे वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो, सर मेरी बात पूरी हो जाएगी उसके बाद इनको मौका दीजिएगा बोलिएगा, ये बोलेंगे सर। लेकिन मेरे 2 मिनट भाई साहब, मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपसे। बोलिए, खत्म करें आप। 2 मिनट लूंगा, उसके बाद आप जो डॉक्टर साहब सर आने वाले टाइम है, गर्मियों के मौसम में हमारी सीजनल पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है ढोक में चली जाती है। पहाड़ी इलाका है, वो ढोक में रहते हैं 6 महीने के लिए और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ऐसे केस में सर वहाँ मिलिटेंसी अभी भी है, हमारे इलाकों में मिलिटेंसी आज भी पनप रही है। और वो लोग वहाँ मिलिटेंट जो आके उन लोगों को तंग करते हैं, वहाँ पे ढोक में जाने वाले लोग हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर कम्युनिटी का है। और साथ में वहाँ पे सिक्योरिटी के नजर से मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे वो जो मेरे पे अटैक हुआ है, मैं चाहता हूँ कि सर उसकी इंक्वायरी आप खुद करें, आप खुद इंक्वायरी ले उसकी, और टाइम बाउंड के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, ताकि ये हाउस एग्जाम्पल सेट करे कि आने वाले टाइम में किसी के ऊपर इस तरीके का अटैक ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए आप ऐसे बैठे, आप बैठे ना, बाकी लोग बैठो नीचे। आप 10 लोग इकट्ठे खड़े हो जाए तो किसकी बात सुनो? बताइए क्या बता रहे सर? शुक्र है कि आपका ध्यान हमारी तरफ आया, ये आंखें इधर भी आई, बहुत अच्छी बात। सर ये जो यहाँ पे प्रश्न उठा, ये आदरणीय ऑनरेबल एमएलए साहब अभी कह रहे थे, मुझे एक बात बताइए, अगर इनके रिश्तेदार थे, अगर ये ठीक है, अगर इनके रिश्तेदार थे, आज उनका क्रिमिनेशन हुआ है, तो राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें साहब। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो ट्रॉफी की टीआरपी है ना, ये बटोरा बंद करिए साहब, ये टीआरपी है। मजा तब होता आप उनके घरों में अफसोस के लिए जाते, आज क्रिमिनेशन होते सभी लोगों के अंदर आक्रोश बनता है। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो 3 लोग शहीद हुए हैं, ये हाउस एक मिसाल कनेक्ट करे, उठकर उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए चाहिए। मैं आप सबसे 14 साल का बच्चा किसी मां जारी करवा रही थी कि मेरा बच्चा साल को मेरी कोई पता नहीं करेगा। ये चलता ये पशु ये जो काश्मीर सब्जेक्ट हम उससे ऐसे
डिबेट नहीं हो सकती, इसमें डिबेट नहीं हो सकती, कोई डिबेट नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई डिबेट नहीं। इस पर डिबेट में आलम नहीं कर सकता हूं उनका। कोई बहस नहीं, इस पर बहस नहीं हो सकती। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, मेहरबानी करके आप तशरीफ रखिए। मैंने इसलिए, आप सुनिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने इसलिए उनको टाइम दिया था कि उनको उनके बयान के मुताबिक उनको मैन हैंडल किया गया। मैंने उनकी क्लेरिफिकेशन ले ली, उसे टाइम दे दिया। अब कंसर्न जो वहां उस इलाके के दूसरे मेरे साहब हैं, उनको भी मैंने सुन लिया। इससे ज्यादा मैंने कहा कि इस इशू पर आप बहस नहीं कर सकते। मैंने समझाया, मैं सुनो ना मेरी बात, सुनो मेरी बात। आप तशरीफ रखे ना, तशरीफ रखे आप। मैंने सुनो ना मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, सुनो शकील साहब, आप तशरीफ रखिए। इनसे क्या कह रहे हो, मेरे से बात करो, आप मुझे एड्रेस करो। आप तशरीफ रखिए ना, तशरीफ रखिए। आप इनकी तरफ क्या देख रहे हो, आप मुझे एड्रेस करो ना, मेरी तरफ सुनो। तशरीफ रखिए, आप नीचे बैठिए ना, नीचे आप जैसे नीचे। आई शैल हैव टू प्रोसीड अगेंस्ट यू। तशरीफ रखिए आप सुनो मेरी बात। निजाम साहब, मैंने कहा आपको गुलमर्ग की आप बात करें, मैंने कहा इंक्वायरी पहले ही शुरू हो गई है। हाँ, इंक्वायरी हो गई है, शुरू हो गई है। जहां पर भी इंक्वायरी शुरू हुई हो उस पर डिबेट नहीं किया जा सकता, डिबेट नहीं किया जा सकता। आप तशरीफ रखिए, आप इरफान साहब, आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। मुझे आपको नियम करना पड़ेगा। आई शैल हैव टू नेम यू, माइंड इट, आई शैल हैव टू नेम यू। नीचे बैठे। अब जो बजट है, बजट पर मजीद बहस शुरू हुई। मैं मीर सैफ अला, नहीं, कोई बात नहीं, किसी की बात नहीं। अब तशरीफ रखिए, मैंने कह दिया, कोई बात नहीं। लीडर ऑफ द हाउस, इज ऑन हिज लेग्स। आप सुने ना, पहले लीडर ऑफ द हाउस की बात सुनिए। नहीं, एक मिनट। मेंबर्स हैं, सभी को एक बार बता दीजिए कि जब स्पीकर खड़ा हो गया उसके बाद हम खड़ा होते हैं। एक बार सर एक्सप्लेन कर दें। कुछ हमारे नए मेंबर भी हैं, कुछ नए मेंबर हैं, ये यहाँ हाउस की प्रोसीडिंग चलते समय हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, सर एक बार पढ़ के बता दीजिए। और एटलीस्ट आप 10 बार खड़े हुए, उसके बावजूद भी हम खड़े हैं। आप तशरीफ रखिए, चला इसे एक बात करेंगे। आप बैठे, मेहरबानी करके आप तशरीफ रखिए। आप लीडर ऑफ द हाउस इज ऑन हिज लेग्स। जनाब स्पीकर साहब, गुलमर्ग के मामले में
कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने नाराजगी और खदशात का जाहिर किया। ये इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी की कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आई हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं थे। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे, वो तो रमजान छोड़िए साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इनविटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पे भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं पर भी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलो सही। As leader of the house, you must express a concern from all of us. चलो तो यार कब कह रहा क्या है? बोले बोले। मैंने डिसअलाउ किया ऑलरेडी। आई हैव डिसअलाउड यू। कोई नहीं इजाजत दे देगा, कोई इजाजत दे देगा। बात करने दो, बाद में जवाब दो। मैंने मांगा है डिस्कशन ऑन सेफगार्ड्स, रिलीफ एंड लीगल रेमेडीज फॉर विक्टिम्स। मैंने कहीं होम नहीं लाया। आई वॉन्ट दैट दिस हाउस, जैसे तारिक आमिर साहब ने कहा, should express solidarity with those number 1. आप उठ के I respect you, you are leader of a party, ऐसा मत करिए, प्लीज डोंट डू। आप अपने लोगों से जाति कर रहे हो, निजाम साहब कल बड़ा भाषण दे रहे हैं कि ये होगा वो होगा। अपने लोगों से मेरा हक है। निजामुद्दीन साहब तशरीफ रखिए। बिलावर में जो 3 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए और इससे पहले एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2, मैं अपनी तरफ से, इस हाउस की तरफ से उनके लवाहिकीन को ताज़ियत का इजहार करना चाहता हूं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे अभी तहकीकात जो है वो जारी है। फिलहाल इस पे बात करना इस हाउस में जो है मुझे नहीं लगता है सही होगा। ऑनरेबल एमएलए साहब वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है। इस पे भी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी।
क्योंकि मुझे नहीं लगता इनका कोई इरादा ऐसा था कि वो सियासत करने गए, क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है कल शायद एलओपी साहब भी मौके पे गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि मैं इस बात से हैरान हूं कि कल सुबह मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई। डिप्टी सीएम साहब ने परसों रात को वहां जाने का एक प्रोग्राम बनाया था। इंतजामिया को अपने प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन कल सुबह इनके घर के बाहर जो है थोड़ी फौज जो है ज्यादा तैनात हुई और डिप्टी सीएम साहब को कहा गया था कि आपका वहां जाना मौजू नहीं होगा। डिप्टी सीएम साहब ने मुझसे फोन पे बात की और मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा ना, हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ये खदशात हैं कि आपके या मेरे या हम में से किसी के वहां जाने से हालात खराब होंगे तो बेहतर है ना जाना। मैंने कहा आप एक ऐसा काम करिए, आप आईजी से बात करके मालूम करें कि अगर आपका जाना ठीक नहीं होगा आप नहीं जाओगे। आईजी साहब यूनियन होम सेक्रेटरी की यहाँ पे विजिट चल रही है, वो उस सिलसिले में बिजी थे, तो इन्होंने एसएसपी कठुआ से बात की। एसएसपी कठुआ ने इन्हें कहा कि ना फिलहाल हालात थोड़े नाजुक हैं, आप एक काम करें 2-3 दिन रुकें और उसके बाद आए। लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब हैं कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते, तो मुझे बताइए ना एलओपी साहब कैसे गए। हम छोड़ दीजिए, इसमें आप जवाब दे नहीं सकते हो ना। इसमें एलओपी साहब आप जवाब दे नहीं सकते हो, आप नहीं दे सकते हो ना। एलओपी साहब जवाब आप नहीं दे सकते हो। मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा, मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा ना। मेरा सवाल आपसे नहीं था, मेरा सवाल उन लोगों से था जिन्होंने आपको जाने दिया और डिप्टी सीएम को नहीं जाने दिया। और ये जवाब या तो ना या एक खुर्शीद साहब एक सेकंड ना, या देखिए ना एलओपी साहब, या तो इस नए निजाम में जहां हम पुलिस पे बात नहीं कर सकते